आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है और इसमें पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में विभेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले में है कि मंत्रिपरिषद एक सूक्ष्म निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक व्यापक निकाय है। दूसरा में है कि सरकारी दायित्वों को पूरा करने के लिए मंत्रिपरिषद एक निकाय के रूप में नहीं कार्य करती है। तीसरा में है कि मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है जबकि मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी सभी। तो बताएं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कौन सा कथन सही है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ओके, केवल 2 सही है। ठीक है, सरकारी दायित्व को पूरा करने के लिए मंत्रिपरिषद एक निकाय के रूप में कार्य नहीं करती है। ओके, डिस्क्रिप्शन देखें कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर है। पहला है कि मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी होती है, जैसे इसमें कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है और उप मंत्री। इसे ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होता है, इसीलिए ये छोटा होता है। ओके, मंत्रिपरिषद सरकारी कार्य हेतु एक साथ बैठक नहीं करती है, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता, जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेवारी को लागू करती है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद का विस्तृत वर्णन किया गया है, अतः यह संवैधानिक निकाय है। इसके अतिरिक्त संविधान के मूल भाग में मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा कि संविधान के मूल भाग में, ठीक है, मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं किया गया है, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। तो ये मूल संविधान में मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं है बल्कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और ये आपको पता होगा कि 44वें संविधान संशोधन किस लिए इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार से हटाकर उसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के अनुसार। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री की स्थिति पूर्व राष्ट्रपति के ठीक बाद की है। दूसरा में कि वो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, वह राष्ट्रीय जल परिषद का अध्यक्ष होता है। ओके, और वो कौन, तो प्रधानमंत्री। ओके, और नवीनतम संशोधनों के अनुसार वरीयता क्रम देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पहले क्रम में है, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ये वरीयता क्रम है, इसे देखिएगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, तो इसे याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्यों के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहले में कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने के परिणाम से वो मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है। दूसरे में देखिए कि चुनाव आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। तीसरे में कि जब संसद में मंत्रिपरिषद पर विश्वास समाप्त हो जाता है तब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने का अनुरोध करते हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ठीक है, 1 और 2 इसमें कथन जो है वो सही है। ओके, और यह डिस्क्रिप्शन है, आप देख लीजिएगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्रम में 3 बार ये 3 डिजिट लिखा गया है। ओके, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया।
दूसरा क्वेश्चन है दूसरा है कि ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन का कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ओके, केवल एक है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया। 42वें में और 44वें में इसे हटा दिया गया। ओके, भारत के मूल संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति प्रयोग के संदर्भ में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के बाध्यकारी स्वरूप का निश्चित प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद 74 के ए में सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 74 ए में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सलाह को मंत्रिपरिषद के पास एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकेगा, परंतु अगर मंत्रिपरिषद उसे पुनर्विचार के उपरांत चाहे कुछ संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति यह सलाह मानने हेतु बाध्यकारी होता है। ठीक है, पुनर्विचार के उपरांत, ये ध्यान रखिएगा, पहले बार में नहीं। एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है उसके पास बोलने का और दूसरे सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह केवल उस सदन में मतदान कर सकता है जिसका वो सदस्य है। तो कोई भी मंत्री वो किसी भी सदन में बैठ सकता है, ठीक है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु मतदान वो जिस सदन का सदस्य उसी में कर सकता है। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहले में कि मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को लोकसभा द्वारा एक विशेषाधिकार प्रस्ताव को पारित करके हटाया जा सकता है। दूसरे में है कि केवल मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को लोकसभा की समयावधि समाप्त होने से पूर्व उसे विघटित करने का परामर्श दे सकती है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास मत के माध्यम से हटा सकती है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। ठीक है, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश के द्वारा। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संदर्भ में नियम बनाता है। दूसरा है कि वह संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, संविधान के उपबंधों के अनुरूप प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वहीं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। और मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्य संचालन के नियम भी राष्ट्रपति द्वारा ही बनाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और राज्य लोक सेवा आयोग के मामलों में राज्यपाल द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहले में कि यह सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरे में कि यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा में कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र एवं मृत्यु से यह विघटित हो जाती है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन डी। ओके, इसका जो आंसर होगा वो 2 और 3 होगा। ओके,
अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रति व्यक्ति रूप में उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले में है कि किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। दूसरा है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी भी सदन से ही कर सकता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों होगा। प्रत्येक विधेयक के संसद के दोनों सदनों द्वारा या तो अलग अलग या संयुक्त बैठक में पारित होने के बाद राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को यदि राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे देते हैं तो वह एक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अधिनियम कैसे बनता है? तो राष्ट्रपति की सहमति हस्ताक्षर के बाद। सामान्यतः लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाता है। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए, अन्यथा वो मंत्री नहीं बन सकता। राज्यसभा या लोकसभा का कोई नामांकित सदस्य भी मंत्री बन सकता है, कोई भी नामांकित सदस्यों के। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि 1977 में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया। दूसरा है कि इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, ये दोनों कथन सही है। ठीक है, कि इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है और ये पढ़ लीजिएगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री को सामान्य के बीच प्रथम या मंत्रिमंडल रूपी चाप का प्रमुख प्रस्तर के रूप में उल्लेखित नहीं करता? ठीक है, तो इसका आप आंसर बताएं क्या होगा? उल्लेखित नहीं करता यानी कि एक जो है इसमें चुनना है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ओके, कि किसी सदन का सदस्य ना होने की स्थिति में भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता, ये उल्लेखित नहीं है। ओके, प्रथम 3 स्थितियां अस्पष्टता मंत्रिपरिषद की तुलना में प्रधानमंत्री की प्रभावी शक्ति उत्तरदायी को दर्शाता है। चौथी स्थिति प्रधानमंत्री और किसी मंत्री दोनों के लिए समान होती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले में है कि संसद के दोनों सदनों से मंत्री चुने जाते हैं। दूसरा है कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत मंत्री बना रह सकता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तीसरे में कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार करता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, केवल 3, कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार करता है। ये गलत है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार उल्लेख हुआ है और वह किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी में 356 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? किसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है? तो ऑप्शन ए होगा। ओके, अनुच्छेद 352। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ है।
ठीक है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिमंडल के स्थान पे यहाँ पे मंत्रिपरिषद भी दे सकता है। ओके, तो यहाँ पे लिखित रूप से ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। ऑप्शन ए गोपाल स्वामी आयंगर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन डी बीशू राय। तो इसका आंसर बताएं। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन ए। ओके, कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन एन गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा वर्ष 1949 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित था और इसमें केंद्रीय मंत्रालय, ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज को संयुक्त किए जाने की बात कही गई। ओके, तो ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा में कि यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरे में कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से यह विघटित हो जाती है। ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी। तो बताएं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी, इसमें जो कथन है वो तीनों कथन सही है। ओके, आप ये देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। मतलब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। ओके, स्वतः हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कैबिनेट समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहले में देखिए कि प्रधानमंत्री सभी कैबिनेट समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरे में कि ऐसे मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं उन्हें इन समितियों की बैठकों में भाग लेने से वंचित रखा गया है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं कौन सा कथन सही है। ओके, ऑप्शन डी। ओके, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा कि इनमें से कोई भी नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और ये लास्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले में कि किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ओके, दूसरे में कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का चयन केवल संसद के किसी भी सदन से ही कर सकता है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। दोनों कथन इसमें जो है वो सही नहीं है। ओके, और ये क्वेश्चन लास्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।